आज के सेशन में हमारे दो टॉपिक हम क्लियर करेंगे। पहला है कंटेंट, ठीक है, जहाँ पे मैं आपको मैनुअली बताऊंगा कि मैनुअली किस तरीके से कंटेंट लिखते हैं, मतलब जनरेट करते हैं। और एआई, अभी एआई टूल यूज है नहीं, तो एआई वाला जो पार्ट है वो हम फिर किसी और दिन करेंगे। दैन उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि एक प्लगइन है, पेड प्लगइन है जी ट्रांसलेट करके, ठीक है। ये मैं यूज़ कर रहा हूँ पिछले 2 सालों से, ठीक है। तो ये वाला प्लगइन, इस वाले प्लगइन के बारे में बताऊंगा कि इसका यूज़ आप कैसे कर सकते हो, ठीक है। साइटें दिखाऊंगा कि कौन कौन सी साइटें यूज़ कर रही है, इसके बेनिफिट्स क्या है यूज़ करने के। उसके बाद हमारा जो लास्ट टॉपिक होगा वो है ऑफ पेज। ऑफ पेज कैसे करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें आपको कंसिडर करनी चाहिए ऑफ पेज में, नॉन इंग्लिश लैंग्वेज साइट्स के लिए स्पेशली, ठीक है। तो स्क्रीन विजिबल है और साउंड क्लियर है, बस एक बार यस कमेंट कर दो, फिर सेशन स्टार्ट करते हैं। और भाइयों, जिसको इंटरनेशनल एसईओ के बारे में यानी नॉन इंग्लिश साइटों के बारे में अच्छी इंफॉर्मेशन लेनी है, यानी डीप नॉलेज लेनी है, वो यहाँ पहुँच जाना, ठीक है। केस स्टडी के साथ मैंने पूरी की पूरी एक डेडिकेटेड सीरीज़ बनाई है, ठीक है। 3 पार्ट में केस स्टडी है, आप देख सकते हो यहाँ पे आके। आपको किस कंट्री में काम करना चाहिए, कौन सी कंट्री अच्छी सीपीसी देती है, ये सारी चीज़ें मैंने मतलब 7-8 वीडियो में कवर किया है। तो अगर आपको सेशन में कुछ समझ में ना आए और आपको डीप इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे आके देख सकते हो। ओके, एसईओ वाणी लिंक दे देते हैं भाई। अंशुल भाई कहेंगे फ्री में प्रमोशन कर रहा है अपने चैनल की, ठीक है। तो सेशन स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कंटेंट पार्ट हमारा टॉपिक आज का, ठीक है। अब बात आती है कि भाई नॉन इंग्लिश और इंग्लिश, देखो इंग्लिश साइट का तो सिंपल सा है कि आपको किस तरीके से कंटेंट बनाना है। दिक्कत आती है लोगों को नॉन इंग्लिश साइट्स। भाई नॉन इंग्लिश साइट के लिए कैसे कंटेंट बनाएं यार, क्या हम मतलब कि नेटिव राइटर रखें स्पेसिफिक कंट्री के लिए, या फिर मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज को ही मतलब कि ट्रांसलेट करवा के लिखें, कैसे यूज़ करें। ओके, तो ये बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती है लोगों को, या फिर जो बिगनर्स होते हैं जिन्होंने अभी स्टार्ट ही किया है मतलब कि फ़ॉरेन एसईओ नॉन इंग्लिश साइटों के लिए, तो उसके लिए आप क्या कर सकते हो। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल साइट दिखाता हूँ। ये साइट है getvox.com। ओके, अब ये भाई साहब ने मतलब कि क्या है, वैसे तो टूल का यूज़ किया हुआ है। मैं थोड़ा सा ना इसको मिनिमाइज़ करता हूँ ताकि आपको ये दिखे यहाँ से। ओके, यूआरएल विजिबल है ना सबको, तो मैं आपको एक बार यहाँ से दिखाता हूँ कि किस तरीके से ये यूज़ कर रहा है टूल का। अब देखो ES जो है वो स्पेन का एक्सटेंशन होता है। ओके, तो इसने क्या है, पेड प्लगइन यूज़ कर रहा है, जिसकी हेल्प से मैंने जैसे ही मतलब कि सब डायरेक्टरी मतलब कि ओपन किया तो पूरा का पूरा यूआरएल ही चेंज हो गया साइट का ऑटोमेटिकली, ठीक है। ये मैनुअली काम नहीं कर रहा, ठीक है, ये काम कर रहा है टूल की हेल्प से। अब पेड प्लगइन कोई भी हो सकता है, ठीक है, बट मैं जो यूज़ करता हूँ वो है gtranslate.io। मेरे लिए सबसे बेस्ट प्लगइन है ये अभी तक का, ठीक है। मैंने मतलब कि 4-5 टूल यूज़ किए हैं, ठीक है, ट्रांसलेटर जो कि मैं ऑटोमेटिकली ट्रांसलेट करते हैं किसी भी लैंग्वेज को, बट सबसे बेस्ट मैं इसको मानता हूँ क्योंकि ये गूगल ट्रांसलेट की API यूज़ करता है, ठीक है, लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए, तो गूगल इसको प्रेफरेंस भी देता है। ओके, तो ये साइट जो है वो पेड प्लगइन यूज़ कर रही है, ठीक है। अब देखो कई लोगों का बजट नहीं होता प्लगइन यूज़ करने के लिए, तो वो क्या करते हैं मतलब कि मैनुअली ही कोशिश करते हैं आर्टिकल डालने की। मैंने भी स्टार्टिंग में मैनुअली से ही स्टार्ट किया था, बाद में जाके मतलब कि प्लगइन यूज़ किया जब मेरे को रिज़ल्ट मिलने लगा था, ठीक है, मैनुअल वर्क से। उसके बाद ही मैंने मतलब कि प्लगइन यूज़ किया था, उससे पहले कुछ नहीं। तो अब बात आती है कि भाई कैसे बनाएं आर्टिकल को। अब सपोज करो कि ये आर्टिकल है हमारा, ठीक है, पूरा का पूरा आर्टिकल है। तो मान लो कि मेरा कोई कीवर्ड है हाउ AI इज़ ट्रांसफॉर्मिंग गैम्बलिंग इंडस्ट्री। मान लो कि ये आपका कीवर्ड है, तो एक तरीका तो ये है कि आप अपने राइटर को बोलो कि भाई कि मेरा ये कीवर्ड है, इसके ऊपर तू आर्टिकल लिख, और पूरा का पूरा आर्टिकल लिखवा लो आप।
देन उसके बाद आपको क्या करना है, गूगल ट्रांसलेट ओपन कर लो, जी ट्रांसलेट। जिस भी कंट्री में आप काम करना चाहते हो, ठीक है, मान लो कि आप जर्मनी में काम करना चाहते हो, तो आपको क्या करना है कि मान लो कि आपका ये आर्टिकल है, इस पूरे आर्टिकल को यहाँ से ट्रांसलेट कर लो आप उस स्पेसिफिक उस स्पेसिफिक कंट्री में, ठीक है। आप मतलब कि पार्ट में भी कर सकते हो, ठीक है, या फिर वन टाइम में भी कर सकते हो, पर मैं कहूँगा कि आप पार्ट पार्ट करके ही करें, क्योंकि वन टाइम करते हैं ना जब हम ट्रांसलेट, तो काफ़ी सारी ना स्पेसिंग का इशू आता है हमें। तो उस स्पेसिंग के इशू को सोल्व करने के लिए मैं क्या करता हूँ, मतलब मैं जो है वो पार्ट्स में ही मतलब कि ट्रांसलेट करता हूँ, और मेरे को ये भी पता रहता है कि मेरे को कहाँ पे कौन सा कीवर्ड प्लेस करना है। एक बेनिफिट ये भी है पार्ट्स में मतलब कि ट्रांसलेट करने का। देन एक तो ये यूज़ कर सकते हो आप, ठीक है। अगर आपको लगता है कि भाई मेरा निच जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा मतलब कि क्या बोलते हैं उसको, ज़्यादा इंफॉर्मेटिव है, ज़्यादा लोग अच्छे से रीड करते हैं, फिर योर मनी योर लाइफ टाइप के नीच है, तो आप उसके लिए क्या करोगे, देखो फिर वो यहाँ पे ना ट्रांसलेटर काम नहीं आता, फिर तो आपको ना नेटिव राइटर्स ही हायर करने पड़ेंगे। बट अगर इंफॉर्मेशनल टाइप के नीचे जर्नल नॉलेज, आप जर्नल इंफॉर्मेशन देते हो, देन उसके लिए ये चीज़ बेस्ट है, मतलब ये यूज़ करो आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगर मतलब योर मनी योर लाइफ टाइप के नीचे यूज़ करते हो तो भाई वहाँ तो नेटिव राइटर चाहिए ही चाहिए, उसके बिना मतलब काम हो ही नहीं सकता। अब नेटिव राइटर्स कैसे मिलेंगे, नेटिव राइटर्स के लिए आपको क्या करना है, अब एक फाइवर प्लेटफॉर्म है, ठीक है, फाइवर पे जाओ आप, ठीक है। नेटिव यहाँ पे भी आपको काफ़ी सारे नेटिव राइटर्स मिल जाएंगे, और राइटर फॉर, ठीक है। तो ये सारे राइटर्स हैं, आप इनके साथ ना नेगोशिएशन भी कर सकते हो, ठीक है, कि भाई मैं तो इतने पैसे दूंगा, और ये मतलब काम करते भी, ऐसा नहीं है कि ये काम करते नहीं। अब एक क्वेश्चन और ना आपके माइंड में आ रहा होगा कि भाई आज के टाइम में क्या है कि बहुत सारे ना मतलब एआई टूल्स आ गए हैं मार्केट में, तो हम ना इस चीज़ को कैसे आइडेंटिफाई करें कि मतलब राइटर जो हमें आर्टिकल लिख के दे रहे हैं वो आर्टिकल मतलब उसने ही लिखा है या नहीं लिखा, ठीक है, मतलब सबसे ज़्यादा दिक्कत ये आती है, ठीक है। तो जो एआई वाला मतलब एआई टूल्स जो आर्टिकल्स लिखते हैं ना, उसमें क्या होता है, मतलब आर्टिकल्स में ना आपको ना सेंटिमेंट्स देखने को नहीं मिलते। वो मतलब कि एक पैराग्राफ लिखा, ठीक है, दूसरा पैराग्राफ लिखा, इस तरीके से वो आर्टिकल्स लिख के देंगे जो एआई टूल्स होंगे। मतलब एक तो मैच नहीं होता, मैच खुद करना पड़ता है उस आर्टिकल का। अब आप ये आर्टिकल देखो, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में लिखा हुआ है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हैज़ बिकम दिस, उसके बाद इस तरीके से लिखा हुआ है। तो ये आर्टिकल भी मेरे को लग रहा है कि एआई के ज़रिए ही लिखा गया है, क्योंकि जब आप आर्टिकल रीड करोगे ना तो आपको ना मतलब एक मतलब ऐसे लगेगा कि सामने वाला जो राइटर है वो आपसे कन्वे कर रहा है अपनी बातों को, ठीक है। तो यहाँ से आप एक कैच कर सकते हो कि भाई राइटर ने जो आर्टिकल लिख के दिया है वो एआई बेस्ड है या फिर उसने खुद लिख के दिया है मेरे को आर्टिकल। तो ये एक मेथड था, ठीक है, जिसके ज़रिए आप मतलब कि आर्टिकल जनरेट कर सकते हैं। एक और टूल है टेपल। अब टेपल का भी आप यूज कर सकते हो, काफ़ी सारे बंदे टेपल भी यूज़ करते हैं आर्टिकल को ट्रांसलेट करने के लिए। इसमें भी सेम है कि हम मतलब यहाँ से कॉपी करते हैं आर्टिकल को, यहाँ पेस्ट कर दिया, जिस भी लैंग्वेज में चाहिए वो लैंग्वेज आप यूज कर लो, ठीक है। यहाँ से आपको ये चीज़ मिल जाएगी, इसको यहाँ से आपको आपके आर्टिकल में जस्ट डाल देना है, दैट्स इट। देन मैनुअल वाल, तो ये पार्ट था सिर्फ मैनुअल का। अब इसमें कुछ चीज़ आपको अगर पूछनी है तो पूछ लो, फिर मैं आपको प्लगइन वाला पार्ट बताऊंगा। हाँ बिल्कुल भाई, पता है क्या होता है, मतलब कि बल्क राइटर जो मतलब बल्क क्वांटिटी होती है ना जब आर्टिकल्स की, तो वो नेगोशिएट कर लेते हैं, ठीक है। मैं पहले फाइवर से आर्टिकल राइटर्स हायर किया करता था, मतलब एक दो राइटर्स हैं मेरे पास, ठीक है। तो आप उनके साथ अगर आप नेगोशिएट करोगे ना तो वो मतलब कि मान जाते हैं। अब ज़रूरी नहीं है कि आपको मतलब कि इस क्या बोलते हैं फ्रेंच मतलब कि ये नेटिव राइटर से हायर करने हैं। आप जो क्या बोलते हैं जिस कंट्री में हमारी पैसे की जो वैल्यू होती है ना ज़्यादा हो, उस कंट्री वाले राइटर्स को आप हायर करने की कोशिश करो, ठीक है।
जैसे कि अपना क्या बोलते हैं कोई ऐसी हाँ नाइजीरिया, ठीक है। इन कंट्रीज़ के भी राइटर आपको अच्छे मिल जाएंगे, ठीक है, जो कि आपके लिए कम पैसे में काम कर देते हैं। और भी मतलब कि प्लेटफॉर्म्स अभी मेरे को ध्यान में नहीं है, मतलब मैं मेरी कंपनी में मतलब कि वहाँ पे काफ़ी सारे राइटर्स हायर करते हैं, मेरे को साइट का नाम नहीं याद आ रहा, वहाँ से भी काफ़ी अच्छे राइटर्स मिल जाते हैं। मैं कल लिंक शेयर कर दूँगा ढूंढ के उसको। ओके, और कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो। तो अब बात आती है पेड प्लगइन की। तो जो पेड प्लगइन की अगर हम बात करें तो पेड प्लगइन में सबसे मतलब बड़ा नाम है gtranslate.io। अब रीज़न क्या है वो रीज़न बताता हूँ मैं इसका। इसमें जो मैं प्लान यूज़ करता हूँ वो बिज़नेस प्लान यूज़ करता हूँ। ऐसा क्यों है? क्योंकि एक तो ये सारी लैंग्वेजेस सपोर्ट करता है, मतलब कि जितनी भी लैंग्वेजेस है वर्ल्ड में। न्यूरल ट्रांसलेशन है, ठीक है, मतलब कि गूगल की एपीआई का यूज़ करता है लेकिन आपकी लैंग्वेज को ट्रांसलेट करने के लिए। देन उसके बाद अनलिमिटेड वर्ड्स है, वर्ड्स की कोई लिमिट नहीं है, कितने मर्जी वर्ड्स है उसको आप ट्रांसलेट करो, कोई चक्कर नहीं है। देन सर्च इंजन में खुद इंडेक्स करवाएगा, आपको ज़रूरत ही नहीं है कि आप चाहो फिर वहाँ मतलब कि इंस्पेक्ट में जाके यूआरएल डालो फिर आपके यूआरएल को वो इंडेक्स करवाए, नहीं, ये खुद इंडेक्सिंग करवाएगा, आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं होती। फिर आपका जो आपने जो आर्टिकल लिखा है उसको आप मैनुअली अगर आप एडिट करना चाहो किसी पार्ट में तो वो भी आप कर सकते हैं। देन है यूआरएल ट्रांसलेशन। अब आपको ना मैं एक चीज़ दिखाता हूँ कि ये जो चीज़ है ना यूआरएल ट्रांसलेशन, ये देखो, इस टूल ने क्या किया, पूरे के पूरे यूआरएल को स्पेसिफिक कंट्री में ट्रांसलेट करवा दिया, ठीक है। तो अब क्या होगा इससे ना, इसको एक तो रैंकिंग बेनिफिट मिलेगा। एक बंदा मतलब कि इंग्लिश लैंग्वेज वाले मतलब कि यूआरएल के साथ वहाँ रैंक करेगा, और दूसरा मतलब कि नेटिव लैंग्वेज होगी और नेटिव लैंग्वेज के हिसाब से रैंक करेगा, तो इसको मतलब कि अपर रैंकिंग मिलेगी एज कंपेयर टू इंग्लिश वाले की। तो ये बेनिफिट है इसका यूआरएल ट्रांसलेशन का। देन लैंग्वेज होस्टिंग आती है। देखो लैंग्वेज होस्टिंग में क्या होता है कि मान लो कि आप किसी कंट्री में रैंक कर रहे हो, ठीक है, किसी कंट्री में आपकी साइट होस्टेड है, ठीक है, तो ये जो सब डोमेन है ना, इसको भी एक तरीके से ये समझो कि साइट का एक पार्ट ही है जो कि स्पेन में रैंक करवाया गया। तो उसके लिए क्या करता है gtranslate.io टूल अलग से एक होस्टिंग बनाता है, वर्चुअल होस्टिंग ही लगा लो। तो अगर आपकी होस्टिंग अच्छी है तो आपको ना ये वाले प्लान मतलब कि ऐड करने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो $29 में आपको ये सारी फैसिलिटीज़ मिल जाएंगी। बात आती है कि भाई यहाँ तो फ्री वाला भी प्लान है, फ्री वाला प्लान क्यों ना यूज़ किया जाए। देखो फ्री वाले प्लान में क्या दिक्कत आएगी आपको, लैंग्वेज सारे सपोर्ट मिलेंगे, मशीन ट्रांसलेशन मिलेगी, यानी ये कोई एपीआई कुछ यूज नहीं करेगा, खुद ही मतलब कि आप यूज करोगे जब इस प्लगइन को तो ये खुद ही ट्रांसलेट करेगा, मतलब किसी एपीआई का कुछ यूज़ नहीं करेगा। वर्ड्स बेशक ही आपको अनलिमिटेड मिल जाएंगे। सर्च इंजन इंडेक्सिंग नहीं मिलेगी, मतलब कि आपको मैनुअली मतलब इंडेक्स करवाने पड़ेंगे। ना ट्रांसलेशन की फैसिलिटी मिलेगी ना यूआरएल ट्रांसलेशन की फैसिलिटी मिलेगी, ठीक है। तो ये थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम है फ्री वाले पार्ट में। इसका बेनिफिट क्या है इस टूल का कि आप जिस मर्जी कंट्री का नाम लो, ये उस कंट्री में आपके साइट को रैंक करवा देगा, ठीक है। जैसे हम जर्मनी ले लिया मैंने, ठीक है, तो जर्मनी को ओपन करते हैं, जर्मनी की जर्मन लैंग्वेज में पूरी की पूरी साइट कन्वर्ट हो गई। यहाँ से आप देख सकते हो, अगर मैं इस आर्टिकल को ओपन भी करता हूँ तो यहाँ से कॉपी करके इसको चेक करूँगा कि ये इंडेक्स है या नहीं है, तो देखो आर्टिकल भी इंडेक्स है उसी लैंग्वेज में, उसी कंट्री में। तो ये बेनिफिट है इस टूल का। अब यहाँ क्या है, आपकी क्या क्या मेहनत बच गई वो देखो। तो आपको मैनुअली ट्रांसलेट नहीं करना पड़ा, आपको क्या करना है, जस्ट एक अपना इंग्लिश लैंग्वेज में कंटेंट डालो और भूल जाओ सब कुछ। जिस भी कंट्री में रैंक करना है उस कंट्री में ऑटोमेटिकली आर्टिकल को ले जाएगा, वहाँ ट्रांसलेट करेगा, यूआरएल ट्रांसलेट करेगा और आर्टिकल इंडेक्स करवा देगा, और मतलब बाकी सारी टेंशन ख़त्म। तो ये बेनिफिट है इस टूल को यूज़ करने का। इससे रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आपका तो पूछ लो मेरे से। अनलिमिटेड लैंग्वेज है भाई, अनलिमिटेड लैंग्वेज है। ये देखो ऑल लैंग्वेजेस लिखा है ना, देखो अभी मैंने अभी एक साइट दिखाई आपको, गेट वॉक्स, ठीक है, ये देखो ये स्पेन है, ये इटली आ गया,
इटली के बाद ये लगा लो जर्मनी आ गई। तो अनलिमिटेड लैंग्वेजेस की कोई इशू नहीं है, मतलब कितनी मर्जी लैंग्वेज में आप काम कर सकते हो। ओके, आपने यूज किया है, कितने साइट पे रैंकिंग सही आई है, पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करें। भाई मैं 2 साल से यूज कर रहा हूँ इस टूल को, ठीक है। पर्सनल एक्सपीरियंस भाई ये देखो, मैं दिखाता हूँ, मैं पर्सनल एक्सपीरियंस, ये मेरी साइट है ना, ये पूरी ये फॉरेन एसईओ की साइट है। तो आपको ना अगर डीप डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन चाहिए ना, तो मेरी ये केस स्टडी देखना आप, पूरी की पूरी मैंने मतलब कि फॉरेन एसईओ के ऊपर ही केस स्टडी डाली है कि मैंने किस तरीके से 2 साल के अंदर मतलब अप्रोक्स 15 लाख रुपए का रेवेन्यू जनरेट किया सिर्फ एक साइट से, ठीक है। पूरा का पूरा पूरी की पूरी इन्फॉर्मेशन दी है मैंने, कैसे स्टार्ट किया, किस तरीके से ग्रो किया साइट को इस प्लगइन का यूज़ करके। तो हमारा अगला टॉपिक है भाई ऑफ पेज एसईओ, ठीक है। ऑफ पेज एसईओ देखो, अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज में काम कर रहे हो, इंग्लिश लैंग्वेज में साइट बना रहे हो और किसी कंट्री को टारगेट कर रहे हो, जैसे कि क्या नाम है, यूनाइटेड स्टेट, तो यूनाइटेड स्टेट में आपको काम करने के लिए ना काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, ठीक है। चाहे आप किसी मर्जी नीच में काम करो, माइक्रो नीच हो, ठीक है, या फिर मल्टी नीच हो, वहाँ पे आपको ना ऑफ पेज में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। और जो आज के टाइम में जो बैकलिंक्स काम कर रहे हैं ना, एक्चुअल बैकलिंक्स सच में, वो है सिर्फ कंटेक्चुअल बैकलिंक्स। बाकी बैकलिंक्स भूल जाओ, चाहे कितने मर्जी दबा के बैकलिंक्स बनाओ। आप सोचो क्योंकि बैकलिंक्स बनाने से साइट रैंक हो जाएगी, ठीक है, तो ऐसा होने वाला नहीं है। क्वालिटी बैकलिंक्स बनाओ, ठीक है, एक मतलब एक दो बैकलिंक्स, उससे ज़्यादा कोई बैकलिंक्स बनाने की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। तो सबसे पहले आता है फाउंडेशन लिंक्स, ठीक है। फाउंडेशन लिंक्स कौन से होते हैं? फाउंडेशन लिंक्स में आ जाते हैं आपके सोशल प्रोफाइल्स होते हैं। सोशल प्रोफाइल्स इसलिए बनाते हैं हम कि मतलब कि साइट की ना ब्रांडिंग इस्टेब्लिश हो। ये नहीं है कि मतलब कि स्पैमी वेबसाइट्स पे जाके मतलब कि सिर्फ साइट का यूआरएल डाला और काम कर दिया, दैट्स इट, हो गया। नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। क्या करना है कि मतलब कि एक मतलब अच्छे तरीके से साइट बनानी है, सॉरी बैकलिंक्स बनाना है। अब क्रंच बेस जो है वो एक तरीके से यही लगा लो कि हम ब्रांडिंग के लिए ही इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब कि यहाँ पे जितनी भी वेबसाइट्स होती हैं, बड़ी बड़ी कंपनियाँ वेबसाइट्स यहाँ पे अपनी होस्ट करती है, अपनी प्रॉफिट एंड लॉस शेयर करते हैं यहाँ पे। तो एक तरीके से ये लगा लो कि ब्रांडिंग ही कर रहे हो आप जब आप सोशल प्रोफाइल्स क्रिएट करते हो, ठीक है। पिंटरेस्ट पे हो, जैसे पिंटरेस्ट हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, मतलब सोशल ब्रांडिंग ही मतलब क्रिएट करते हैं अपनी, जहाँ पे आपको आपकी वेबसाइट की सारी इंफॉर्मेशन शेयर करनी होती है। आपकी वेबसाइट किस चीज़ में है, आप क्या कवर कर रहे हो, ठीक है। आपकी वेबसाइट का लोगो होना चाहिए वहाँ पे, ठीक है। वो सारी चीज़ें होनी चाहिए आपकी ट्विटर पे, फेसबुक पे, ठीक है, इंस्टाग्राम पे, जितने भी मतलब कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स है, वहाँ सब वो हर जगह अपनी वेबसाइट की मतलब ब्रांडिंग करो, ओके। अपनी वेबसाइट के बारे में बताओ, एक पूरा का पूरा पेज बना दो अपनी साइट का। एक और साइट है about.me करके, ठीक है, यहाँ पे भी मतलब काफ़ी सारे पेजेस बनाए जाते हैं आपकी वेबसाइट से रिलेटेड, ठीक है। तो इस तरीके से आपको मतलब कि फाउंडेशन लिंक्स बनाने होते हैं। दैन उसके बाद आते हैं सोशल सिग्नल्स। देखो, सोशल सिग्नल्स भी एक ना इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं मतलब कि आपकी वेबसाइट के लिए, ओके। मान लो कि आपकी वेबसाइट पे कोई कंटेंट है, ठीक है, जिसको आप मतलब कि वायरल करना चाहते हो, तो उसके लिए आप क्या करो, सोशल सिग्नल्स बाय करो, ठीक है। एसईओ बटलर करके शायद कोई साइट है, नहीं ये शायद ये साइट नहीं है, कोई और साइट है, हाँ ये देखो, यहाँ से आप सोशल सिग्नल बाय कर सकते हो। बाकी आपको अगर कोई और प्लेस पता है तो आप वहाँ से भी बाय कर सकते हो, पर मैं जो है वो एसईओ बटलर से बाय करता हूँ, अच्छी सर्विस मिलती है यहाँ से, ठीक है। दैन उसके बाद साइटेशन आती है। साइटेशन आप बाय कर सकते हो। अगर आप लोकल एसईओ में काम करते हो तो साइटेशन बहुत ज़्यादा हेल्प करती है लोकल एसईओ में, ठीक है। तो आप लोग यहाँ से बाय कर सकते हो साइटेशन। टायर 2 बैकलिंक्स वही है वेब 2.0 वाले, ओके। गेस्ट पोस्ट अगर आप बाय करना चाहो तो बाय कर सकते हो, बट गेस्ट पोस्ट मैं कभी ना इन प्लेटफॉर्म से कभी बाय ही नहीं करता गेस्ट पोस्ट। मैं हमेशा मैनुअल आउटरीच करता हूँ गेस्ट पोस्ट के लिए, ओके। देन गेस्ट पोस्ट,
अब देखो गेस्ट पोस्ट का क्या है कि इंग्लिश साइट जैसे हम बनाते हैं ना, तो उसमें तो क्या है मतलब कि गेस्ट पोस्ट इजीली मिल जाते हैं, ठीक है। बट जब नॉन इंग्लिश साइट की बात आती है तो दिक्कत वहाँ आती है कि भाई नॉन इंग्लिश साइट्स के लिए कैसे गेस्ट पोस्ट एक्वायर किए जाएं। ओके, तो देखो फंडा सेम ही है, जैसे इंग्लिश साइट के लिए करते हैं वैसे ही आप नॉन इंग्लिश वेबसाइट्स के लिए कर सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, इसके लिए मैनुअल आउटरीच करता हूँ, ठीक है। मान लो कि लेट्स सपोज करते हैं मेरा कोई कीवर्ड है हाउ टू मेक रोब्लॉक्स फ्री अकाउंट, ठीक है। तो यही कोई कीवर्ड उठा लेते हैं, ठीक है। तो इस टाइप का कीवर्ड उठा लो आप लोग, ठीक है। इसको क्या करो, आप ट्रांसलेट कर दो, ठीक है। अब मान लो कि आप जर्मन लैंग्वेज में काम कर रहे हो, तो यहाँ पे सिंपल सी है, यहाँ पे जाओ। अब जिनके ना डोमेन अथॉरिटी जो है वो 0 से लेकर 20 तक या फिर 25 तक की है, उनको क्या है आप ना अप्रोच करो, ठीक है। ये साइट हो गई, इन टाइप की साइट्स को ओपन करो और इनको अप्रोच करो कि अगर इनसे बैकलिंक्स मिल जाए तो। जैसे हम इंग्लिश लैंग्वेज के लिए अप्रोच करते हैं, सेम इसके लिए अप्रोच करनी होती है, ठीक है। अब यहाँ से लैंग्वेज ट्रांसलेट कर लेते हैं, कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है या नहीं है। अब देखो यहाँ कॉन्टैक्ट का ऑप्शन है, तो आपको सेम काम करना है, info@, अब ये चीज़ है, ठीक है। तो यहाँ से क्या करना है आपको, बस भाई मेल ओपन करना है। हाँ, एक चीज़ और है कि साइट के स्टैट्स ज़रूर चेक करने हैं, ठीक है। कहाँ गई, तो यहाँ से ना एक बार इस साइट के स्टैट्स ज़रूर चेक करना आप लोग कि साइट पे कितना ट्रैफिक है और डोमेन अथॉरिटी क्या है साइट की, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ से चेक कर लेना और उसके हिसाब से आप अपना बजट बताना उसको, ठीक है। उसके बाद भाई आपकी पिचिंग क्या रखनी होती है, तो पिचिंग रखने के लिए आप क्या कर सकते हो, हाँ, पिचिंग रखने के लिए आप क्या करो कि बोलो कि हेलो सर, आई एम इंटरेस्टेड। अब आपके ऊपर है, मतलब 10 साइट के DR और ट्रैफिक के हिसाब से आप अपना रेट भेजो, मतलब $20 से $30 के, $30-40 के अराउंड। ओके, लेट मी नो योर थॉट्स। तो सिंपल सा ये मैसेज भेज दो, ठीक है। अगर वो बंदा इंटरेस्टेड होगा तो आपको, तो इस तरीके से आप मतलब कि एक लिस्ट बना लो, ठीक है। 40 से 50 साइटें निकालो, ठीक है। या तो आप कोई ईमेल सर्विस यूज कर लो, ठीक है। ईमेल मार्केटिंग की, ईमेल भेजने के लिए बहुत सारी मार्केट में अवेलेबल है, या तो आप उससे भेज दो या फिर आप जीमेल से एक करके भेज दो, ठीक है, सबके, या फिर सबकी मेल निकाल लो और सबको मतलब कि थ्रो कर दो मैसेज। ये तरीका है गेस्ट पोस्ट मैनुअली आउटरीच करने का। और बात रही कि भाई ये जो मार्केट में बंदे गेस्ट पोस्ट बेचते हैं, क्या इनसे बैकलिंक लेना चाहिए, तो साइट चेक करो, ठीक है। साइट चेक करो कि साइट में कितने OBLs है, आउटबाउंड लिंक्स कितने हैं उसकी वेबसाइट में, ठीक है। अब मान लो कि आप गेस्ट पोस्ट वाली साइट पे 500 आर्टिकल है और 5000 OBLs है, ठीक है। तो भाई उस साइट पे से तो भूल के भी कभी बैकलिंक्स मत लेना, ठीक है। वेस्ट ऑफ टाइम, वेस्ट ऑफ मनी है, ठीक है। उसका कोई फ़ायदा नहीं है बैकलिंक का, ठीक है। अब मान लो कि साइट पे 500 आर्टिकल्स है और 100-150 OBLs है, तो आप ले लो बैकलिंक्स, ठीक है। अब बैकलिंक्स भी किस टाइप से एक्वायर करना होता है, मतलब कि देखो 2 तरीके होते हैं, एक तो होता है लिंक इंसर्शन, दूसरी होती है गेस्ट पोस्ट। ये 2 तरीके होते हैं। अब लिंक इंसर्शन का क्या बेनिफिट होता है कि जो पहले से लिंक बने होते हैं जिस पे ट्रैफिक ऑलरेडी होता है, उस पे ना सामने वाले बंदे ने पहले से काफ़ी काम किया होता है लिंक पे, तो वो वाला जो बैकलिंक मिलेगा आपको और वहाँ से ट्रैफिक डाइवर्ट होकर आपकी वेबसाइट पर पहुँचेगा, तो इससे क्या है रैंकिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है, ठीक है। तो समटाइम्स लिंक इंसर्शन बेटर होता है एज कम्पेयर टू सिंपल गेस्ट पोस्ट, बट ये नहीं है कि आप हमेशा लिंक इंसर्शन पे ही फोकस करोगे। आपको मतलब कि एक बैलेंस बना के रखना है गेस्ट पोस्ट और लिंक इंसर्शन के लिए। ओके, तो बैकलिंक में यही मेन चीज़ थी, ठीक है।
देन उसके बाद है लिंक डाइवर्सिफिकेशन। देखो आपको ना जब आप अपना मतलब ऑफ पेज प्रोफाइल में काम करते हो तो आपको ना मतलब कि डू फॉलो और नो फॉलो का ना थोड़ा सा रेशो का ध्यान रखना होता है। अब गेस्ट पोस्ट और ये सारी चीज़ें तो आप बना लोगे, ठीक है, बट थोड़े थोड़े फोरम बैकलिंक्स भी बनाओ, ठीक है, लिंक डाइवर्सिफिकेशन के लिए, ताकि गूगल को ये ना लगे कि भाई हम सिर्फ मतलब पेड लिंक्स खरीदे जा रहे हैं अपने साइट की अथॉरिटी बढ़ाने के लिए। गेम के साथ चलना है, मतलब कि थोड़ा एल्गोरिथम को देखते हुए, ताकि गूगल साइट को लेके ना उड़ जाए। एक और साइट है SEO क्लर्क करके, यहाँ से आप सस्ते बैकलिंक्स खरीद सकते हो। ओके, आपको बहुत चीप रेट में यहाँ से मतलब कि फोरम लिंक्स मिल जाएंगे, और भी काफ़ी सारी चीज़ें, मतलब कि कमेंट बैकलिंक्स मिल जाएंगे, PBNs मिल जाएंगे, काफ़ी सारी चीज़ें मिल जाएंगी आपको यहाँ से SEO क्लर्क से। मैं भी समटाइम्स मतलब मेरे को अगर टायर पोस्टिंग करनी होती है, जब मेरे को मेरे बैकलिंक्स इंडेक्स करवाने होते हैं ना, तो मैं यहीं से करता हूँ, ठीक है। ये था भाई ऑफ पेज SEO। तो आप लोगों का कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछ सकते हो। मेन साइट के लिए यूज़ नहीं करना भाई, मेन साइट के लिए तो कभी यूज़ मत करो SEO क्लर्क, मैं खुद कहता हूँ कि मत यूज़ करो। आपके मान लो कि आपने वेब 2.0 बनवाए, तो उसकी मतलब कि अथॉरिटी थोड़ी इंक्रीज करने के लिए आप बनवा लो, ठीक है, SEO क्लर्क से। और क्या बोलते हैं, हाँ, थोड़े थोड़े फोरम लिंक्स आप बनवा सकते हो, ज़्यादा नहीं, ठीक है, 5-10 या 15-20 बनवा लिए, इससे ज़्यादा नहीं, कुछ नहीं बनवाना होता, दबा के काम नहीं करना होता। मतलब ठीक है, रिकैप कर दूंगा मैं। देखो मैं ना पेड इंडेक्सर यूज़ करता हूँ, ओमेगा इंडेक्सर। अब देखो अब ये वही चीज़ मैं आपको बताता हूँ। अब कई लोगों ने ना मेरे को बोला कि भाई आप गलत बोल रहे हो, ओमेगा इंडेक्सर काम नहीं करता। तो देखो हर चीज़ के ना काम करने का ना तरीका होता है। अब मेरे को नहीं पता कि आप किस तरीके से काम करते हो। मैंने 2 साल एज अ मतलब ऑफ पेज SEO में काम किया है, मतलब ऑफ पेज प्रोफाइल थी मेरी, ठीक है, जिस कंपनी में मैं काम किया करता था 2 साल पहले। तो हम क्या करते थे उस टाइम पे, अब मान लो कि मेरे को बैकलिंक्स बनाने हैं, ठीक है, तो बैकलिंक्स बनाने के लिए आपको क्या करना है, एक गूगल का प्रोफाइल कोई भी ओपन कर लेना है, ठीक है, एक मतलब नया प्रोफाइल बना लो। प्रोफाइल बनाने के बाद आपको क्या करना है कि कोई भी ना एक प्रॉक्सी खरीद लो आप, ठीक है, पेड प्रॉक्सी होगी या फिर फ्री वाली प्रॉक्सी होगी, प्रॉक्सी ज़रूर लगानी है। जिस भी कंट्री में आप काम करना चाहते हैं, USA में काम करना है USA की प्रॉक्सी लगाओ, स्पेन में काम करना है स्पेन की लगाओ, जर्मनी में काम करना है जर्मनी की लगाओ, बट प्रॉक्सी ज़रूर लगानी है भाई। अगर आप रोज़ बैकलिंक्स बनाओगे 20-20, 25-25, तो गूगल पागल थोड़ी है कि मतलब एक ही IP से आप दबा के बैकलिंक्स बनाए जा रहे हो और उसको रेगुलरली इंडेक्स भी करवाता रहेगा वो, ऐसा नहीं होने वाला। मैंने काफ़ी सारा मतलब काफ़ी ट्राई किया है, तब जाके मेरे को रिजल्ट्स मिले हैं। देखो जो जेन्युइन तो क्या मतलब कि क्वालिटी साइट्स जो होती है ना, वो लिंक आपके इंडेक्स होंगे ही होंगे, थोड़ा टाइम लगेगा बट इंडेक्स होगा, 10 से 15 दिन या फिर 1 मंथ लग जाए, बट इंडेक्स होंगे। हाँ, जो लिंक ऑलरेडी काफ़ी स्पैम हो चुके हैं, तो वो मैं कहता हूँ आप नाक रगड़ते रह जाओ, फिर भी इंडेक्स नहीं होंगे। जैसे कई सारे ना सोशल प्रोफाइल्स हैं, वो इंडेक्स नहीं होते, मैंने काफ़ी ट्राई किया उनको इंडेक्स करवाने का, बट हाँ, ओमेगा इंडेक्सर आपके ना 60% बैकलिंक्स इंडेक्स करवा देगा, मैं गारंटी देता हूँ इस चीज़ की, अगर मेरे बताए हुए तरीके से आप काम करते हो तो आपको क्या करना है, मतलब कि प्रॉक्सी लगा लो आप, ठीक है। प्रॉक्सी लगाए बाद आप मान लो कि आप सुपर वेब 2.0 बना रहे हो, तो आपको क्या करना है, blogger.com ओपन कर लो, ठीक है, विक्स ओपन कर लो, ठीक है, ये ऐसे बैकलिंक्स है जो इंडेक्स होंगे ही होंगे। स्ट्रिंगली ओपन कर लो, ठीक है, तो इनमें क्या है, ये बैकलिंक्स इंडेक्स होंगे अगर आप उसको अच्छे तरीके से बनाते हो तो। वर्डप्रेस ओपन कर लो। तो आपको क्या करना है, जैसे आप अपनी वेबसाइट को रेडी करते हो ना, मतलब एकदम बिल्कुल जेन्युइन टाइप की, वैसे ही ब्लॉग बनाना है। आप क्या बोलते हैं, पेड वो यूज़ करो या फिर AI टूल यूज़ कर लो। अब तो मार्केट में काफ़ी सारे AI टूल आ गए। तो आपको क्या करना है, अच्छे से आर्टिकल्स रेडी करने हैं, ठीक है। उसके लिए 5 से 10 आर्टिकल रेडी करो ही करो एक साइट के लिए, कम से कम। साइट में आर्टिकल में इमेज डालो, 1000 वर्ड का, 500 से 1000 वर्ड का आर्टिकल रखो, ठीक है, जैसे आप अपनी साइट के लिए रखते हो। उसके बाद इंटरनल लिंकिंग करो आप अच्छे से, ठीक है। देखो मेथड तो सही है,
बट वही है ना, कई लोगों को ना मतलब रिजल्ट थोड़ा सा फास्ट चाहिए होता है। अब कई बंदे ना सर्विस इंडस्ट्री में काम करते हैं, तो क्लाइंट को दिखाना भी तो होता है ना भाई आपका काम हो गया है, कितना काम रह गया है, तो वो चीज़ भी दिखानी होती है। तो वहाँ फिर हमें ना पेड इंडेक्सर ही यूज़ करने पड़ते हैं, ठीक है। तो ये देखो आप इस टाइप की पेजेस, मतलब ब्लॉग स्पॉट है ये पूरा का पूरा, मतलब कि एक वॉलपेपर साइट के लिए बनाई थी मैंने, मतलब कि बनवाता था मैं कंपनी में, ठीक है। तो आपको क्या करना है, मतलब इसी तरीके से आर्टिकल डालना है, इंटरनल लिंकिंग करनी है। अब देखो मैंने मतलब कि क्या करवा रखा है इसमें, जो दूसरे वेब 2.0 उसको यहाँ पे इंटरनल लिंक कर रखा है, किसी और वेब 2.0 को, मतलब अलग अलग वेब 2.0 जाइए और उनको इंटरनल लिंकिंग कर रखी है अच्छे से। फिर मतलब साइट का लिंक यहाँ पे मतलब कि ऑल्सो रीड में डाल रखा है, फिर कीवर्ड डाल रखा है, फिर इमेजेस डाल रखे हैं, ठीक है। तो एक मतलब एक जेन्युइन तरीके से जो पोस्ट बनाई जाती है वो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। अलग अलग मतलब कि आर्टिकल्स अलग अलग जो वेब 2.0 के यहाँ पे मैंने डाले हुए हैं, ये देख सकते हो आप लोग। अब तो टम्बलर आजकल ना बहुत साइटें उड़ाने लग गया, पहले नहीं उड़ाता था। अभी ये देख सकते हो आप यहाँ पे, मतलब एक परफेक्ट वेब 2.0 पेज कैसे बनाए जाते हैं वो चीज़ आप देख सकते हो यहाँ से, ठीक है। तो ये चीज़ बताना चाहता था मैं, और शायद ये इंडेक्स भी करवा रखा होगा, तो इंडेक्स ना हो गया। एक बार इंडेक्स हो जाए ना तो वो एचरएफ में आ जाती है बस, मतलब अभी ये शो नहीं हो रही, ठीक है। तो ये बताने का मोटिव था मेरा, ओके। तो और कोई क्वेश्चन हो आपका तो पूछो। हाँ, बिना बैकलिंक के नॉन इंग्लिश साइट रैंक नहीं होगी? बिल्कुल होगी, क्यों नहीं होगी। देखो अगर आपका ना जब आप कंपटीशन रिसर्च करते हो ना, मतलब तो आप ये देखो कि किस टाइप की वेबसाइट्स वहाँ पे रैंक कर रही है। अगर कंपटीशन सच में हाई है ना तो आपको काम फिर करना पड़ेगा और अच्छे से करना पड़ेगा फिर वहाँ पे। भाई आप .com ही प्रेफर करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि .es .in बाई करने, मतलब ऐसे कोई ज़रूरत नहीं होती। अभी मैंने दिखाया ना गेटबॉक्स करके, अब इसने कौन सा मतलब कि कुछ यूज किया हुआ है। अब अगर आप इसका ट्रैफिक दिखाओ मैं आप लोगों को, तो ट्रैफिक देखो इसका, कहाँ गया ट्रैफिक, देख लो 2.5 लाख के अराउंड ट्रैफिक बता रहा है। सब चलता है भाई, सब कुछ चलता है, सब कुछ। आप लोग काम करो, ठीक है, सब कुछ चलता है। और मतलब अभी तो कुछ मतलब ये लगा लो कि 20-30% कवर हुआ है उधर, मतलब उन कंट्रीज़ में। अभी तो काफ़ी कुछ बाकी है। तो यूनाइटेड स्टेट्स से बाहर निकलो, बहुत बड़ी दुनिया है भाई। देखो होस्टिंग मैं जो है वो डिजिटल ओशन यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब डिजिटल ओशन में कंट्री जो है, सपोज अगर मेरे को फ्रांस में काम, हाँ, तो डिजिटल ओशन में अगर मान लो मेरे को कंट्री अगर टारगेट करनी है फ्रांस, तो मैं फ्रांस की होस्टिंग यूज़ करता हूँ, ठीक है। और बात बाकी तो मतलब जो प्लान की बात आती है तो मैं क्लाउड वेज वाला शायद है, तो वो वाला यूज़ करता हूँ, मतलब कि साइट होस्ट करने के लिए, ठीक है। वर्डप्रेस वगैरह होस्ट करने के लिए उसके अंदर क्लाउड पैनल, सॉरी क्लाउड वेज कह रहा हूँ मैं, क्लाउड पैनल वाला ऑप्शन, ठीक है। अच्छा चलता है, मतलब 1-1.5 लाख का ट्रैफिक तो झेल ही लेता है आराम से। मतलब अब मेरा आरटी ये लगा लो कि 400 से 500 आरटी रहती है नॉर्मल, तो इतना ट्रैफिक वो झेल लेता है, कोई दिक्कत नहीं है। ड्रॉपलेट मैं यूज़ करता हूँ $15 वाला, आई थिंक शायद। कितनी मर्जी रख लो, कोई दिक्कत नहीं। हाँ 10 रख लो, 15 रख लो, रैम के ऊपर और यूसेज के ऊपर डिपेंड करती है आप कितनी साइट होस्ट कर सकते हो। आपके ना मतलब कि एक तो CPU और दूसरा रैम, इस पे भी काफ़ी मैटर करता है, ठीक है। तो मतलब मैं जो रैम यूज़ करता हूँ एटलीस्ट 4 GB रैम यूज़ करता हूँ, ठीक है। हाँ वो क्लाउड पैनल होस्ट करो आप उस। हाँ तो मैं आपको ना एक चीज़ बता रहा था कि वो बैकलिंक्स आपको किस तरीके से बनानी चाहिए। तो मैंने वेब 2.0 वाला तो दिखा दिया आप लोगों को, ठीक है। अब उसके बाद क्या करना है आपको कि मतलब 10 से 20 बैकलिंक्स आप डेली बनाओ, ठीक है। और उसके बाद क्या करना है, अगर आपको उससे ज़्यादा बैकलिंक्स बनाने हैं तो आपको क्या करना है, वो ब्राउज़र डिलीट कर देना है, ठीक है। ब्राउज़र डिलीट कर दो पूरा का पूरा, देन उसके बाद प्रॉक्सी भी हटा दो। उसके बाद वापस से एक नया ब्राउज़र ओपन करो, ठीक है।
पिछला कुछ भी नहीं रहना चाहिए, मतलब कोई भी कैशे नहीं रहना चाहिए, कोई कुकीज़ वगैरह कुछ नहीं रहना चाहिए उस ब्राउज़र में। और फिर से नए बैकलिंक्स बनाओ, ठीक है। तो आप 40-50 बैकलिंक इस तरीके से बनाओ, ठीक है। और जब आपके पास अराउंड ये लगा लो कि 100 एक बैकलिंक्स हो जाए, देन उसके बाद क्या करो, उसको ओमेगा इंडेक्सर में ले जाओ, ठीक है। वहाँ पे सारे के सारे बैकलिंक डाल दो। और जो ड्रीप फीड है ना, ड्रीप फीड आपको रखना है 15 डेज़ का, ठीक है। 15 डेज़ का ड्रीप फीड रखो। 15 डेज़ में वो बैकलिंक्स इंडेक्स करवाओ, धीरे धीरे ऑटोमेटिकली अपने आप वो इंडेक्स होते रहेंगे, ठीक है। 70% बैकलिंक्स इंडेक्स होंगे ही होंगे, मतलब गारंटी है इस चीज़ की। तो दो टॉपिक थे अपने आज, एक कंटेंट पार्ट था, दूसरा था बैकलिंक पार्ट, ठीक है। कंटेंट पार्ट में क्या था, मतलब मैनुअल ट्रांसलेशन बताया था मैंने। एआई अभी कंसिडर नहीं किया क्योंकि हमारे पास आज टूल ही नहीं था यूज करने के लिए, तो इसको मैं फिर कभी कवर कर दूंगा, ठीक है। तो मैंने क्या बताया, मतलब कि आपको क्या करना है, या तो आप अपने राइटर को बोलो, ठीक है, कि मेरे को मेरे मतलब लैंग्वेज, जिस भी लैंग्वेज में आप मतलब कि काम करना चाहते हो, ठीक है, आप इंग्लिश में आर्टिकल लिखवाओ और उस स्पेसिफिक लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर दो आर्टिकल को विद द हेल्प ऑफ गूगल ट्रांसलेट, ठीक है। यहाँ पे आपका जो भी आर्टिकल है, आर्टिकल डाल दो यहाँ पे कॉपी करके, जो भी आपके राइटर ने लिखा है यहाँ पेस्ट कर दो सिंपल सा, ठीक है। और इसको कॉपी करके अपने वहाँ डाल दो। बात रही कीवर्ड प्लेसमेंट की, कीवर्ड प्लेसमेंट कैसे करनी है, तो कीवर्ड प्लेसमेंट के लिए आप पहले से ही देख लो कि भाई मतलब ये लाइन कैसे चल रही है, ठीक है। उसके हिसाब से आप कीवर्ड एडजस्टमेंट कर सकते हो, ओके। देन उसके बाद मैंने बताया था कि टूल का यूज़ कैसे कर सकते हैं। अगर आप पूरी की पूरी साइट को ऑटोमेटिक करना चाहते हो तो उसके आप एग्जांपल दिखाया था मैंने कि ये साइट स्पेन में कैसे इंडेक्स हो रही है। ये जो चीज़ हो रही है ना, अब ये पूरी की पूरी स्पेनिश लैंग्वेज में कन्वर्ट हो गई, तो ये हो रही है विद द हेल्प ऑफ टूल। और जो टूल आपको यूज़ करना है वो टूल है ये गूगल ट्रांसलेट। अब उसके अंदर प्लान कौन सा यूज़ करना है, ये प्लान यूज़ करना है जिसमें आपको सारे के सारे फीचर्स मिल जाएंगे, ठीक है। दैन उसके बाद बैकलिंक वाला पार्ट था। बैकलिंक वाले पार्ट में वही बताया मैंने कि फाउंडेशन लिंक्स कैसे बनाते हैं, ठीक है। सोशल सिग्नल्स हो गए, सोशल प्रोफाइल्स हो गए, सुपर वेब 2.0 कैसे क्रिएट करते हैं, ठीक है। गेस्ट पोस्ट कैसे क्रिएट करते हैं, लिंक डाइवर्सिफिकेशन के लिए क्या करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको साइटेशन और सोशल प्रोफाइल्स बाय करनी है तो आप SEO बटलर से कर सकते हो, ठीक है। अफोर्डेबल रेट में मिल जाएंगे। अगर और चीप बाय करने हैं तो हमारे फेसबुक ग्रुप में काफ़ी सारे बंदे इसकी सर्विस देते हैं। संतोष कुमार करके एक बंदा है, थोड़ा लेट काम करता है पर कर देता है, ठीक है। गेस्ट सोशल सिग्नल्स हो गया, गेस्ट पोस्ट। अब गेस्ट पोस्ट के लिए भी बता दिया था मैंने कि मतलब आपको क्या करना है, आर्टिकल जो भी आपका कीवर्ड है, कीवर्ड को ट्रांसलेट करो, साइट्स फाइंड आउट करो गूगल में जाके, ठीक है। जो जिनका DR ज़्यादा ना हो, 20-30 के बीच में हो, ऐसी साइटों की कम से कम 50 साइटों की लिस्ट बनाओ, ठीक है। अपना ईमेल रेडी करो पिचिंग के लिए कि आपका बजट कितना है, ठीक है। और उससे पूछो कि आप वो इंटरेस्टेड है या नहीं है, ठीक है। बल्क मैसेजेस भेजने हैं तो कोई भी ईमेल मार्केटिंग टूल यूज कर लो, वरना गूगल का जीमेल तो है ही, ठीक है। तो यही था भाई आज का सेशन। देखो काम करना, देखो पता है क्या है, मतलब काम कर तो लोगे, क्या पता आपको रिजल्ट भी मिल जाए, 2 महीने 4 महीने 6 महीने साइट चल भी जाएगी, बट उसके बाद जब अपडेट आती है ना, फिर कैसे कैसे हाल होते हैं वो भी काफ़ी सारे ब्लॉगर्स को पता होंगे। तो मैं तो कहूँगा थोड़ा जेन्युइन ही काम करो, ठीक है। मतलब जेन्युइन चीज़ों पे फोकस करो आप लोग। देखो लॉन्ग टर्म का थोड़ा सोचो, एक तो साइट आप लॉन्ग टर्म के लिए रखो ही रखो, मतलब कि जिसमें 1% भी जो है ना, 1% भी गुंजाइश नहीं रहनी चाहिए कि भाई 2 नंबर का काम कर रहे हैं उसमें, नहीं। सारा का सारा लेजिट काम करके चलो, मतलब वेबसाइट को एज ए ब्रांड इस्टेब्लिश करो आप, ठीक है। अगर आपकी वेबसाइट एज ए ब्रांड इस्टेब्लिश होगी ना, जैसे टेक क्रंच है यार, अब इसको कोई उड़ा देगा क्या, मतलब गूगल उड़ा देगा क्या इसको, मतलब रैंकिंग से? नहीं, ट्रैक मैं बात कर रहा हूँ कि यार जिसकी ब्रांड मतलब अथॉरिटी इतनी अच्छी इस्टेब्लिश हो की है गूगल में, तो हाँ, तो उसको कैसे हटा देगा गूगल? तो वही चीज़ कह रहा हूँ मैं, आप मतलब कि ब्रांडिंग पे फोकस करो।
अपने आप को एज ए ब्रांड इस्टेब्लिश करो कि आपने कोई मतलब ये ऐसे ऐसे मान के चलो कि आपने कोई क्या बोलते हैं उसको प्लॉट खरीदा है, ठीक है। आप प्लॉट को मतलब कि एक तरीके से मेंशन बना के उसकी ब्रांडिंग कर रहे हो आप, ठीक है, एज ए कंपनी या फिर और कुछ। तो वही चीज़ आप साइट के लिए करो, ठीक। जितनी ज़्यादा ब्रांडिंग होगी उतना ज़्यादा बेनिफिट है, बस मैं तो ये कहूँगा। हाँ, चर्न बर्न साइटें बनाओ, ठीक है, वैसी कोई दिक्कत नहीं है, बनाते रहो, बट पर्सनल जो साइट होती है ना उसमें उस टाइप की चीज़ें यूज़ मत करो, क्या पता आज काम कर रही है कल काम ना करे। हाँ, तो भाई मेरी भी मतलब कि एक साउंड में ही नीच है, साउंड नीच में ही है, मतलब मेरी भी एक साइट जर्मनी में, उस पर मेरे को भी काम करते शायद 8 मंथ हो गए। 8 मंथ में अभी डेली के 100-150 विजिटर्स ही आ रहे हैं उस पर, ठीक है। तो टाइम लगता है, कई बार टाइम लग जाता है। बाकी अगर इमेजेस की बात करो ना भाई, मैं कभी इमेजेस कहीं से नहीं उठाता, मतलब मेरे पास मेरा भाई है, वो ग्राफिक डिज़ाइनर है, मैं इमेज भी उसी से बनवाता हूँ। मतलब अपनी जो ब्रांड, मतलब वही बता रहा हूँ ना मैं कि जब हम साइट बनाते हैं तो सारी चीज़ हमारी खुद की होनी चाहिए, इवन इमेज तक। वैसे तो कोई दिक्कत नहीं होती, बट गूगल कंसीडर करता है इस चीज़ को। और मैंने कई केस स्टडीज़ में भी देखा है कि अगर हम खुद की इमेजेस डालते हैं ना तो वो रैंकिंग में ज़्यादा इफ़ेक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू किसी और की इमेज अगर हम उठा के डाल लें। बट इको में तो यार मोस्ट ऑफ इमेजेस सेम ही होती है, तो उससे तो क्या ही फ़र्क पड़ेगा, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला यार। बाकी आप मेहनत करते हो, ठीक है, मतलब अगर आपको कोई दिक्कत लग रही है तो अपने कॉम्पिटिटर को एनालाइज करो कि भाई वो ऐसा कौन सा तुर्रम खान है कि उनकी साइट रैंक कर रही है और मेरी रैंक नहीं कर रही। ये मतलब एक तरीके से क्या बोलते हैं उसको, पैटर्न ढूंढने की कोशिश करो। कम से कम आप क्या करो, मतलब कि 50 से 100 वेबसाइट्स की लिस्ट बनाओ, ठीक है, उस सब का एक पैटर्न देखो कि वो किस वे में काम कर रहे हैं, ठीक है। और देन उसके बाद आप अपनी साइट को एनालाइज करो कि आपका क्या मिसिंग पॉइंट है कि आपकी साइट रैंक नहीं हो रही। बस मैं तो मतलब यही चीज़ मैं भी करता हूँ, ठीक है, जब मेरी साइट रैंक नहीं हो रही थी या फिर मेरा कीवर्ड डाउन जा रहा होता है, ठीक है। हाँ। हम्म। हम्म। हाँ बिल्कुल ले सकते हो, क्यों नहीं ले सकते। देखो अगर नीच सेम है ना तो ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो नॉन इंग्लिश साइट हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बस नीच सेम रखो, मतलब नीच रिलेटेड जो बैकलिंक्स होते हैं ना वो आप चाहे इंग्लिश। हाँ। हाँ, तो नीच रिलेटेड है तो ले लो, चाहे वो नॉन इंग्लिश है चाहे इंग्लिश है, कोई दिक्कत नहीं होती उससे। हाँ, नॉन इंग्लिश साइट के लिए डोमेन नेम में इंग्लिश वर्ड सही रहेगा या नॉन इंग्लिश। देखो मैम मैं कहूँगा कि आप ना मतलब कि जो डोमेन नेम है वो ऐसा रखो कि जिसको आप एज ए ब्रांड इस्टेब्लिश कर सको, ठीक है। इस टाइप का वर्ड यूज करो, चाहे वो आप इंग्लिश वर्ड यूज करो चाहे आप वो नॉन इंग्लिश यूज करो, ठीक है। अगर आप नॉन इंग्लिश के लिए साइट मतलब फॉरेनर्स के लिए साइट बना रहे हो, जैसे कि यूरोपियन कंट्रीज़ के पर्सनस के लिए, हाँ, तो उधर रैंकिंग करनी है तो वहाँ वाला बना दो। डोमेन नेम जितना कैची होगा डायरेक्ट ट्रैफिक उतना ज़्यादा आएगा आपकी साइट पे, ठीक है। मतलब उतना ज़्यादा लोग याद रख पाएंगे उस चीज़ को, जैसे टैग क्रंच हो गया, ठीक है, मैशेबल हो गया या फिर और भी कई साइटें हैं, ठीक है। तो और कोई क्वेश्चंस?